बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान ज़रिया इरफान और मैं हूं आपके साथ अनवर खावर। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मौसम के हवाले से, क्योंकि मौसम अब बदलना शुरू हो चुका है। जैसे मैं और ज़रिया भी अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि जब आप AC ऑन करते हैं तो AC के बगैर ठंड लगनी शुरू हो जाती है। जब आप पंखा ऑन करते हैं तो पंखे में आपको गर्मी का एहसास होता है। तो मौसम अब गर्मी की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ महकमा मौसमियात की तरफ से जो पेशगोई की गई है कि बारिशों का एक जो नया सिलसिला है वो भी मुल्क में दाखिल होने जा रहा है, तो इस हवाले से भी आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान ईरान मुमकिन मुआहिदे, अमेरिका ने खबरदार कर दिया। बानी PTI के इल्जामात नए इंकशाफात सामने आ गए और मुल्क भर में बारिशों का नया सिलसिला, महकमे मौसमियात की पेशगोई। और पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात 76 बरसों पर मुहित हैं। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान अवामी राब्ते और दो तरफा तिजारत भी इंतहाई अहमियत के हामिल है। दोनों मुल्कों के दरमियान ही हम देख रहे हैं कि मौजूदा तिजारती हुजम $2.5 अरब का है और इसे मुस्तकबिल करीब में $5 अरब पर ले जाने का हदफ भी मुकर्रर है। लेकिन सदर इब्राहिम रईसी जो कि पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद हैं, उन्होंने इसे $10 अरब पर ले जाने की ख्वाहिश भी जाहिर की है। और ये भी कहा जा रहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान तमाम शोबों में आगे बढ़ने के लिए आला तरीन वक्त का ये दौरा संग मील साबित होगा। दूसरी जानिब पाक ईरान तिजारती मुआहिदों के मुतालिक अमेरिका बहादुर ने भी बयान जारी किया है और हमें यह बताया जा रहा है कि ईरान के साथ जो भी तिजारती मुआहिदे किए जा रहे हैं, जो लोग तिजारती मुआहिदों पर गौर कर रहे हैं, उनको पाबंदियों के बारे में भी आगाह रहना चाहिए। तो अमेरिका किसी भी सूरत अपनी टांग अड़ाने से बाज मेरा ख्याल है किसी भी मामले में नहीं रहता। ऐसा ही है। और फिर ईरानी सदर इब्राहिम रईसी एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं जब इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी अरूज पर है। और रवा माह के दौरान अगर देखा जाए तो दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर बराह रास्त फजाई हमले भी किए हैं। तो कल ईरानी सदर इब्राहिम रईसी कराची का दौरा जो है वो कर चुके हैं और आज ही वो अपने दौरे को मतलब उन्होंने मुकम्मल किया और फिर हमने ये देखा वापस रवाना भी हो गए। तो बिल्कुल ये सूरत हाल हमने आपको अपडेट की। लेकिन साथ ही साथ इस दौरे का अगर जायजा लेने के लिए बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि जिसमें हम ये देखते हैं कि ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब बैनुल-अक़वामी सतह पर इसराइल और ईरान आमने सामने खड़े हैं। और इस दौरे की बैनुल-अक़वामी अहमियत क्या है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर मंसूर जाफर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग मंसूर साहब। मंसूर साहब, ये जो दौरा हुआ, जिस वक्त में हुआ, इस दौरे की टाइमिंग्स को आप किस तरह से देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। यकीनन जी, जो रईसी साहब का ये दौरा है, इसके बारे में खदशात जाहिर किए जा रहे थे कि जिस अंदाज से इसराइल की तरफ से ईरान के हमले के जवाब में एक जवाबी हमला किया गया था, शायद उसकी नजर ना हो जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि क्योंकि ये एक बहुत ही से प्लान शुदा दौरा था और इसके लिए बहुत ड्यू होमवर्क जो है वो पाकिस्तानी दफ्तर खारजा और ईरान के फॉरेन ऑफिस ने बहुत पहले से कर रखा था। इसी वजह से रईसी साहब ने मुनासिब जाना कि उस तमाम कशीदगी के जलाओ के अंदर जो है उसी तनाजुर में जो है उन्होंने दौरा किया। और इस हवाले से इस दौरे की अहमियत और भी बढ़ जाती है क्योंकि इससे पहले जो इस्लामाबाद पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में सऊदी अरब से आला इख्तियाराती वफद, चाहे वो उनके वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में आया हो और उनके साथ बहुत बड़ी तादाद में सरमायाकार, सऊदी सरमायाकार और सऊदी हुकूमती अहदेदार जो है वो तशरीफ लाए हों। उसके बाद जो नायब वज़ीर दिफा हैं, उनका दौरा पाकिस्तान। माजी में ईरान को जो पाकिस्तान से शिकायत रही, ख़ासतौर पर जनवरी में जो हमारी कोई सरहदी झड़पें इस अंदाज की हुई कि जिसमें दो तरफा जारी नुकसान भी हुआ, वो यकीनन एक कशीदा माहौल था। और उसके बाद से ये तवक्को की जा रही थी कि इसको डाई डाउन करने के लिए, इस तमाम कशीदगी को ख़त्म करने के लिए इक़दाम बैक एंड पे यकीनन जारी थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक आला हुकूमती अहदेदार ईरान की सतह पे उनका पाकिस्तान आना जो है, उसमें यकीनन इन पहलुओं पर भी बात हुई। तिजारती माहदे अपनी जगह दी, लेकिन ये और माजी में हमें खासतौर पे जो खित्ते के पुलिसमैन अमेरिका है उसकी तरफ से ये डराया जाता रहा है कि ईरान तो है दुनिया में आइसोलेट मुल्क है, उस पर पाबंदियां आयद हैं, लिहाजा इनके साथ मामलात ये किसी किस्म का मेल जोल जो है वो पाकिस्तान या खित्ते के ममालिक नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि यही ईरान इनके
भारत के साथ भी बड़े अच्छे तजारती ताल्लुकात हैं और उस हवाले से उनके साथ बहुत सारे दीगर माहिदात के अंदर भी वो मौजूद हैं। और इसी तरीके से खुद ईरान ने अपना जो चाबहार के अंदर एक डीप सी पोर्ट जो है उसकी तामीर के हवाले से भी अपना मनसूबा जो चाकआउट कर रखा है, और वो इन तमाम आलमी पाबंदियों के बावजूद है। और इसी तरीके से खुद अगर आप भारत को देखिए कि भारत जो है उसको अपनी तवानाई की ज़रूरतों के लिए अगर रूस से तेल खरीदना पड़ा, चाहे वो किसी लीगल चैनल के जरिए नहीं खरीद रहा, लेकिन वो अपनी तवानाई की ज़रूरतों के पेश नज़र यूक्रेन पर जो यूक्रेन के तनाजुर में, जंग के तनाजुर में रूस पर आयद पाबंदियां, उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए वो तेल खरीदता है। लेकिन अमेरिका जो है उसे इस धमकी नहीं देता है, क्योंकि वो एक ज़ाहिर मजबूत मैशत है, एक नाम नहाद जमहूरी उन्होंने अपना एक वादा ओढ़ रखा है। पाकिस्तान को इस हवाले से जो है डायरेक्ट धमकी देना और इस नौइयत की बातें करना, मैं समझता हूँ ये अमेरिका के। लेकिन मंसूर साहब, जिस तरह से अब हम ये देख रहे हैं कि ईरानी सदर ने भी जिस तरह से कहा कि जो हमारा तिजारती हुजूम है उसको 10 अरब डॉलर तक ले जाने की जरूरत है, साथ ही अमेरिका की तरफ से भी एक बयान दाग दिया जाता है कि जो लोग भी इस तरह के मुआहदों के ख्वाहिशमंद हैं उन्हें यह जहन में रखना चाहिए कि फिर उन पर पाबंदियां भी लग सकती हैं। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान को किस तरह से इस तमाम तर सिचुएशन को बैलेंस करना पड़ेगा? अमेरिका को भी ये बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस मौजूद हैं, गैस पाइपलाइन मनसूबा पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस मनसूबे में हम नहीं जाते हैं तो ईरान जो है वो भी किसी भी आलमी फोरम पर जा सकता है, 18 अरब डॉलर का हर्जाना पाकिस्तान को हो सकता है। तो अब पाकिस्तान को इस तमाम सिचुएशन को किस तरह से बैलेंस करना है कि अमेरिका को भी राम कर लिया जाए, ईरान से भी जो तिजारत है उसको भी मजीद बेहतर बनाया जाए? देखिए जी, ये मामला जो है ये पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में, इसमें अमेरिका के ना तो हमें मशवरे दरकार है, ना उनकी हम किसी जो नाम नहाद फॉरेन पॉलिसी डिक्टेट्स हैं उनको मानने के पाबंद हैं। पाकिस्तान ने अपना दो टोक मौक़िफ़ जो है वो वाज़े कर दिया है कि वो अपनी जो तवानाई की इंतहाई दर्जा जो ज़रूरियात इस वक्त। लेकिन मंसूर साहब, अगर ताल्लुकात ख़राब होते हैं तो पाकिस्तान की जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की सबसे बड़ी मार्केट है वो तो अमेरिका ही है, और ये बात वहाँ से भी की गई है कि पाकिस्तान की जो पूरी एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका पर वो इन्हिसार कर रही हैं। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे लिए वो बहुत बड़ी मंडी है, लेकिन मैं समझता हूँ उस मंडी के लिए जो खाम माल और उसको जो फाइनलाइज करने के लिए जिन एनर्जी सेक्टर्स को फीड करने की ज़रूरत है, अगर वहाँ पे हम महंगा ईंधन फराहम करेंगे तो यकीनन ये एक्सपोर्ट की कॉस्ट भी बढ़ेगी और अमेरिका जो है वो कभी भी पाकिस्तान से महंगे दामों चीज़ें जो है वो ख़रीदने पर तैयार नहीं होगा। लिहाजा हमें अपनी जो ज़रूरियात और ख़ासतौर पर अपनी मईशत के हवाले से वो पहलू, वो पैरामीटर्स के जो उसको बढ़ाने के लिए या उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ज़रूरी है, हमें उस पर तवज्जो देनी चाहिए। इस चीज़ से पहले आपको याद होगा कि अमेरिका ने जो चीन की कुछ कंपनियां हैं उन पर इसी नौइयत की पाबंदियां आयद की कि वो पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल को प्रमोट करने के लिए या बनाने के हवाले से जो है वो ताउन फराहम कर रही है। अमेरिका का ये जो रवैया है कि दुनिया को कंट्रोल करने का एक पुलिसमैन बन के, मैं समझता हूँ इस पॉलिसी ने अमेरिका को इस वक्त जो मशरक़ वस्ता में एक्सपोज किया है, खासतौर पर फ़लस्तीन को जिस अंदाज से उन्होंने मैदान जंग बना रखा है, अपनी असले की इंडस्ट्री चलाने के लिए, अपना गोला बारूद बेचने के लिए उन्होंने इस वक्त मशरक़ वस्ता को एक जंग का अखाड़ा बना रखा है। और उसका जो सबसे बड़ा शिकार और हदफ जो है इस वक्त गजा के निहत्ते फ़लस्तीनी हैं जो तकरीबन 40,000 की तादाद में जान से हाथ धो बैठे हैं और बड़ी तादाद में ख़वातीन और बच्चों की है। मैं समझता हूँ अमेरिका को अगर किसी पॉलिसी को रिव्यू करने की ज़रूरत है तो वो अपने उस लैपालक, उस नाजायज़ बच्चे जिसको वो मिडिल ईस्ट में अपनी आउटपोस्ट करार देते हुए नहीं थकते हैं, उसका हाथ रोकने की ज़रूरत है। उसे इंसानी हकूक़ का, उसे दूसरे मुल्कों की सॉवरेनिटी का, उनकी खुद मुख्तारी का उसे दर्स देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को इस नौइयत के दर्स जो है वो मेरा ख्याल है कि इस वक्त अमेरिका के सिवाय डबल स्टैंडर्ड को एक्सपोज करने के और कोई पर्पस सर्व नहीं कर सकते। यही वजह है कि पाकिस्तान ने अपनी ये जो एनर्जी की ज़रूरियात है, आप देखिए कि ईरान के साथ हमारा ये कोई पहला मामला या माहिदा नहीं है। ईरान से हम इस वक्त भी बिजली खरीद रहे हैं। हमारा जो बलूचिस्तान का सेक्टर है उसमें बहुत बड़े सरहदी इलाकों के अंदर जो है वो ईरान से बिजली आती है। अगर पाकिस्तान ने वहाँ से होने वाली जो स्मगलिंग है, जो गैर कानूनी हमारे यहाँ जो गुड्स आती हैं, अगर उनको रेगुलेट करने के लिए सरहदों पे कुछ दुकानें या इस नौइयत के पॉइंट्स बनाए हैं
तो इस पे अमेरिका को क्या यानी अगर ये तो यही बात है। अच्छा मंसूर साहब, जो आपकी गुफ्तगू है उससे तो जाहिर सी बात है, आप वाज़ेह तौर पर ये कह रहे हैं कि अमेरिका को खुद अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है, बजाय इसके कि वो दूसरे मुल्कों के साथ जो मामलात कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतरी की जानिब लेकर चलते हैं, तो आपको लगता है कि जिन सैंक्शंस का जिक्र अमेरिका कर रहा है, पाकिस्तान उसका मुतहम्मिल हो सकता है? क्योंकि जिन इकोनॉमिक क्राइसिस में पाकिस्तान की मईशत है, हमें अभी नॉर्मल होने में बहुत वक्त दरकार हो सकता है। हम अभी उस कंडीशन में है नहीं, और ये हमारी गलती है कि हमने अपनी पॉलिसीज को उस तरीके से मेंटेन नहीं करके रखा कि जिसकी वजह से आज हम इस खाई में गिरे पड़े बैठे हैं। देखिए जी, जिस वक्त ईरानी सदर और उससे पहले जो सऊदी वफद यहाँ पाकिस्तान में मौजूद था, तो अगर अमेरिका को इस बात का एहसास नहीं है तो कम से कम उन्हें इस वक्त यानी बाय द टाइम ये आला वफद यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद थे, तो हमारे वजीर खजाना जो है वो IMF के साथ मुज़ाकरात के लिए खुद वाशिंगटन के अंदर मौजूद थे जी। तो अमेरिका वो प्रेजेंस नजर नहीं आती कि उनका वजीर खजाना जो एक अहम मौके पे अपने मुल्क में होना चाहिए, वो अगर अमेरिका और वाशिंगटन में बैठ के IMF के साथ माहिदात करने पे मजबूर है, या उनकी बातचीत या अपने जो स्टाफ लेवल की जो निगोशिएशन है उसमें मसरूफ है, तो पाकिस्तान का जो इस वक्त मईशत का क्राइसिस है, जो पाकिस्तान की मईशत को दरपेश जो चैलेंज है, अगर अमेरिका के लिए ये डेवलपमेंट आंखें खोलने के लिए काफ़ी नहीं है, तो मैं समझता हूँ तो अमेरिका खुद एक ऐसी अहमकों की जन्नत में रह रहा है कि जो जिसमें सिर्फ और सिर्फ वो अपने धौंस और धांधली और जबर के जरिए जो है वो दुनिया को कंट्रोल। देखिए, ईरान पर एक अरसे से पाबंदियां आयद हैं, लेकिन ईरान जो है वो अपना बैलिस्टिक मिसाइल भी चला रहा है, वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी चला रहा है, और उसके साथ साथ अपने इसको भी चला रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक अज़म और हौसले की जरूरत है हुकूमती लेवल पे, जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया कि हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करने की जरूरत है। हमें अपनी जो इकोनॉमिक वेलबींग के हवाले से जो एक लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्लानिंग है उसे इस वक्त टेबल करने की जरूरत है। और इस वक्त आप देखिए कि हमारे यहाँ वो जो फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है, जिसमें सियासी और अस्करी क़यादत खुद ड्राइविंग सीट पर मौजूद है। अब खुद सऊदी अरब जैसा मुल्क जो है उसकी मददसराई करते हुए नहीं थकता, और यही वजह है कि इतना बड़ा, यानी अभी 28 तारीख को खुद शहबाज शरीफ जो है वो सऊदी अरब का दौरा करने वाले हैं, और तवक्को की जा रही है कि उनके इस दौरे के फॉलोअप में सऊदी क्राउन प्रिंस जो है वो खुद पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। तो ये चीजें जो है इस अमेरिका को यकीनन तकलीफ देती हैं कि पाकिस्तान अपने जो माशी अहदाफ या अपने जो अंदरूनी उनको माशी चैलेंजेस दरपेश हैं उसके लिए हमारी तरफ देखने के या IMF की तरफ देखने के अपने आप को खुद इंसारी की राह पर चलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, यकीनन वो अमेरिका जैसे मुल्क को कि जो तीसरी दुनिया और खासतौर पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इसी नौइयत के जो हमारे हमसाया मुल्क है उनको अपने में रख के। ठीक है, लेकिन मंसूर साहब एक और मामला भी है। अमेरिका की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि अगर किसी भी इस तरह के मुआहदे में जाते हैं, तिजारत को बढ़ाते हैं, तो पाबंदियां लगेंगी। दूसरा, गैस पाइपलाइन मंसूबे पर कुछ ये भी बातें सामने आ रही हैं कि ईरान से गैस की कीमतों पर इख्तलाफ भी मौजूद है, गैस की मुस्तकिल फराहमी का मामला भी है। तो आपको लग रहा है कि पाकिस्तान और ईरान ने क्या इस बात पर इत्तफाक कर लिया है कि इस मंसूबे पर अवामी सतह पर अभी कोई बातचीत ना की जाए, या फिर आपको लग रहा है कि जो पाकिस्तान ने अमरीकी मौक़िफ़ था उसको मुकम्मल तौर पर तस्लीम कर लिया है, क्योंकि फिलहाल हमारी मजबूरी है, हमें IMF की तरफ भी जाना है? देखिए जी, अपनी जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो तो हमें उसका अंदाजा है, लेकिन मैं समझता हूं कि कुछ चीजें हैं कि जो अज़र मिन शम्स है, और खासतौर पे वो टर्म्स एंड कंडीशन के जो पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन के हवाले से तयशुदा हैं, और उसकी पासदारी ना करने की सूरत में पाकिस्तान को जो हर्जाना या जुर्माना अदा करना पड़ सकता है, वो सारी चीजें क्लियर है। यकीनन ये माहिदा कोई आज का नहीं है, ये पुराना माहिदा है, 2012 से ऑनवर्ड ये चला आ रहा है, और मुख्तलिफ मराहिल में इसके कुछ स्टेप्स जो है मुकम्मल होते रहे हैं। तो यकीनन उस वक्त जो गैस की कीमत का तयन किया गया होगा, अब इतना वक्त गुजरने के बाद जो है उसमें रिव्यू तो एक नेचुरल बनता है, और ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो बाहमी मुज़ाकरात खासतौर पर निगोशिएशन टेबल पर बैठ के सेटल की जा सकती हैं। और ये एक पाकिस्तान की तरफ से एक अच्छा मौक़िफ़ सामने आया है कि इन चीज़ों के कंटोर्स या इनको डिफाइन करने के हवाले से जो स्ट्रेटजीज हैं उनको पब्लिक डोमेन में डिस्कस करने के बजाय जो क्लोज डोर डिस्कशंस हैं, और ख़ासतौर पे इस इवेंट के हवाले से या इसके टर्म्स एंड कंडीशन या TORs के हवाले से जो सीक्रेसी है वो मेंटेन रहनी चाहिए, ताकि कोई भी सबोटाजर, चाहे वो अमेरिका हो या कोई और मुल्क हो, वो इस तरह के माहदे जो पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म
जो मईशत के दलिदर हैं उसको दूर करने के लिए और ख़ासतौर पर तवानाई की ज़रूरियात के हवाले से ज़रूरी है उनको टॉर्पीडो करने की उसे इजाज़त। और मैं समझता हूँ कि इस पर इस वक्त और ये माजी में भी जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत के आखिरी अयाम थे, जरदारी साहब के आखिरी वो टर्म थी, तो उस वक्त भी इस पर काम बड़ी शद्दोमद से हुआ था और फिर उसके बाद दोबारा इसमें एक ब्रेक आ गया और अब मैं समझता हूँ एक बार फिर ये जो ओपनिंग हुई है और इसको में जाना जो है वो ईरान और पाकिस्तान दोनों के लिए जो है इस वक्त इंतहाई ज़रूरी है। और पाकिस्तान को इस आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा मंसूर जाफर साहब कि जितने मामलात पाकिस्तान के लिए जरूरी है मईशत के एतबार से उतना ही जरूरी ईरान के लिए हो चला है, क्योंकि सफारती सतह पर उसने अब अपने उन ममालिक के साथ रवाबित को बेहतर करना है कि जहां से कोई ना कोई गुंजाइश उसके लिए मौजूद है। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब, माहिर बैन अक़वामी उमूर हमारे साथ मौजूद थे और ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हमने की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। स्टे ट्यून हियर पाकिस्तान। जी वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक के बाद कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी ने अपनी हुकूमत गिराने के हवाले से एक अवामी तहरीक चलाई, जिसमें उन्होंने उस वक्त की अस्करी क़यादत में संगीन इल्ज़ामात आयद किए थे। उन इल्ज़ामात को वो हर जगह दोहराते नजर आते भी थे। अब उन्हीं इल्ज़ामात के हवाले से एक और पहलू सामने आया है। सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी की साबिक़ आर्मी चीफ से एक मुलाकात हुई और इस मुलाकात में बहुत सारे इंकशाफात किए गए हैं। इन इंकशाफात का ताल्लुक बानी पीटीआई के इल्ज़ामात से है और इस बारे में भी बातचीत करेंगे। जबकि दूसरी जानब हम ये देख रहे हैं कि असद कैसर साहब दावा ये करते नजर आ रहे हैं कि बानी पीटीआई इस माह के आखिर तक जेल से बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के जो सियासी बयानात हैं वो भी एक दूसरे से क्लैश करते दिखाई दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एक दूसरे के बयानात से इख्तलाफात करते हुए नजर आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने जावेद लतीफ़ और सेनेटर इरफान सिद्दीकी के बयानात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि इलेक्शन में किसी को टारगेट नहीं किया गया और न ही नवाज शरीफ की चौथी बार वजीर आज़म बनने के हवाले से कोई दो नंबरी की गई है। दूसरी तरफ लापता अफराद के हवाले से बातचीत करते हुए चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा है कि सूबे में सबसे बड़ा मसला मिसिंग पर्सनस का है। मस्कशुदा लाशें मिलती हैं, गैरत के नाम पर खवातीन को कत्ल कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि वो इस तमाम तर मामले पर खामोश नहीं रहेंगे और ज़ेर अल्तवा केसेस को जल्द अज जल्द निपटाया भी जाएगा। लापता अफराद के मुताल्लिक बयान देते हुए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ये कह रहे हैं कि लापता अफराद का जो मामला है वो दहशत गर्दी के साथ जुड़ा हुआ है। इन तमाम लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल लोग गवादर हमले में भी मौजूद थे और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स प्रोजेक्ट का जायजा दोबारा लेने का भी फैसला कर लिया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे सीनियर तजियाकार आमिर इलियास राना साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले बात करेंगे बानी पीटीआई के हवाले से। एक पूरी एहतजाजी तहरीक हमने उनकी देखी साबिक आर्मी चीफ पर इल्ज़ामात के हवाले से जो उन्होंने चलाई। मुख्तलिफ बातें भी वक्तन फ़वक्तन सामने आती रहीं, कुछ लोगों की मुलाकात भी हुई। अब मुजीबुर रहमान शामी जो कि मुल्क के मारूफ सहाफ़ी हैं, उन्होंने साबिक आर्मी चीफ से मुलाकात की है, उसमें भी बहुत सारी बातें मंजर आम पर आई हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं इस तमाम तर सिचुएशन को? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मुजीबुर रहमान शामी साहब ने बात की और जो हवाले इस्लामी जनरल बाजवा ने दिए, तो फिर तो बात होनी नहीं चाहिए थी। उन्होंने ये भी कह दिया कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब ना हो। ये आखिरी फिक्रा था जो शामी साहब के मैंने मुंह से सुना कि अगर मैं गलत बोलूं। लेकिन मुझे ये बताएं कि 6-6, 8-8 घंटे वो साफियों को, एंकरों को लेके बैठ के नवाज शरीफ को निकालने और इमरान खान को लाने की ब्रीफिंग दिया करते थे। इमरान खान कहते हैं कि अगर मैं वजीर आज़म ऐसा होता जैसा नवाज शरीफ था तो मैं कान से पकड़ के आर्मी चीफ को निकाल देता। और जब निकल जाते हैं तो वो कहते हैं सारा कुछ जनरल बाजवा चला रहे थे, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता था, सब कुछ वो कर रहे थे। और अगर इन्हीं बातों को देखें तो आपको पता है इमरान रियाज ने कहा था कि तुम्हें टक्कर के लोग पहली दफा मिले हैं, तुम हमें कुछ बताते थे, करते कुछ थे। फिर इरशाद भट्टी और सलीम साफी का एक इंटरव्यू आपने देखा होगा जिसमें सारी बातें तस्लीम की गई जिनको बाजवा साहब कह रहे हैं कि ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा बजरिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कि हम सियासत में थे, हम सियासत में नहीं रहेंगे। और वो इमरान खान से पर्दों के पीछे ऐवान सदर में भी जाके जनरल बाजवा मिलते थे। तो लिहाजा वो हम क्या क्या खोलें और क्या क्या ना खोलें। बिल्कुल मेरी भी एक मुलाकात हुई और उसमें इन्होंने कहा था, मुझे शहबाज शरीफ ने भी ऑफर की थी एक्सटेंशन की और मुझे इमरान खान ने भी की थी।
लेकिन मुझे ये बात पता है कि इन्होंने धमकी मार्शल की भी लगाई थी जनरल बाजवा ने शहबाज शरीफ को एक्सटेंशन ना देने पे, क्योंकि नवाज शरीफ ने कहा था किसी सूरत में एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। ध्यान में रख लें कि जनरल बाजवा की जो नवाज शरीफ के बारे में थी, जब ये आर्मी चीफ बने जी। और ये उस हालत में बने कि राहिल शरीफ ने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ था, डॉन लीक्स करा चुके हुए थे, सब कुछ कर चुके थे कि उन्हें एक्सटेंशन दे दें, पनामा भी मैं जीरो कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। इन्हें नहीं दी गई। तो जनरल बाजवा को भी पता था कि नवाज शरीफ से तो एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। आप फौरन सवाल जरूर करेंगे कि फिर बाद में ऐसे लाइन में लग के वोट दिए, लेकिन नवाज शरीफ ने उस वक्त इनको एक्सटेंशन नहीं दी। इमरान खान ने अपने ही दफ्तर से लेटर इशू कर दिया कि इनको एक्सटेंशन मिल गई, और जिनके साथ मिलकर पनामा किया था आसिफ सईद खोसा साहब, जो उस वक्त बाद में चीफ जस्टिस बने और उस वक्त वो सीनियर मोस्ट जज थे जिन्होंने बुला के पनामा का केस लगाया था। पहले तो वो ख्वाहिशमंद थे कि उनको मुलाजमत में एक्सटेंशन मिले, और फिर उनका लालच था कि उन्हें बताया गया था कि ऐवान सदर उनको दिया जाएगा। जब नहीं मिल रहा था तो उन्होंने जो एक्सटेंशन अगस्त 2019 में इमरान खान ने दी थी, उसको 22 नवंबर को अदालत में लगा लिया था, और 3 दिन इस मुल्क में भौचाल रहा कि अच्छा आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत इस तरह सुप्रीम कोर्ट में होगी। फिर उसके बाद के हालात हैं, जब बहुत सारे लोग आज जब तज्जिया करते हैं आपके और हमारे सामने, तो वो कहते हैं देखें नवाज शरीफ ने जी उसको बाजवा की एक्सटेंशन कबूल की और खुद लंदन चले गए बदले में। हालांकि वो जनवरी 20 में जाके वाकया हुआ था और नवाज शरीफ लंदन में थे, जब सारे लोग लंदन में नवाज शरीफ से मिलके आए थे, और फिर इन्होंने कहा था कि हमें मना किया गया, लेकिन हमने वोट देना, हम बताने से मना किया गया। राना तनवीर और बाकी लोगों की गुफ्तगू आई थी। तो पाकिस्तान की सियासत बस अजीबो गरीब है। जब आप इक्तदार में हैं तो आप कुछ और बात कर रहे होते हैं, आप अपोजिशन में होते हैं तो कुछ और बात कर रहे होते हैं। तो आमिर साहब, आपने जो भी गुफ्तगू की, यकीनी तौर पर आपने बड़ा बेहतरीन खाका खींचा, क्योंकि चंद मुलाकातें तो आप खुद कह रहे हैं कि आपकी हो चुकी हैं। जाहिर सी बात है आप उस चीज के विटनेस हैं। जो मामलात आपने जैसे साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ के हवाले से भी बयान किए, कमर बाजवा साहब के हवाले से भी बयान किए, ये एक्सपीरियंस हमारे सियासतदान माजी में कर चुके हैं और उसका बहुत बुरा खमियाजा वो भुगत चुके हैं। ये एक ऐसा मामला है कि इस पर बात करते वक्त हर सहाफ़ी के पर जलते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपकी हिम्मत को सराहते हुए आपसे एक सवाल लेना चाहती हूँ। हमको लगता है कि जब मौजूदा आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला होगा, या जब वो अपनी मुद्दत मुकम्मल करेंगे, तो क्या तब भी हम पाकिस्तानी या पाकिस्तानी सियासत उस वक्त भी डमाडोल सिचुएशन में हमें नजर आएगी, उसी स्टेज पर होंगे हम? देखें, मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मौजूद हैं, और उनके होते हुए मैं बार बार ये कह रहा हूँ, मैंने कई प्रोग्राम्स में ये बात कही है कि आज फैसिलिटेशन काउंसिल में हम उनकी मिलिट्री डिप्लोमेसी को सराहते हैं, कल हम जनरल बाजवा की उसको सराहते थे। लेकिन जो लोग जनरल आसिम मुनीर को इस बात पे उकसा रहे हैं कि आपके बगैर गुजारा नहीं है, आप कुछ नहीं है, वो याद होगा जनरल राहिल शरीफ ने पहले अनाउंस कराया कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा, और फिर बाद में जाने की बातें जाने दो कि पूरे बैनर पूरे पाकिस्तान में तवातुर के साथ लगवाते रहे वो। ठीक है, तो इनको सीखना चाहिए सब लोगों को, बिल्कुल, कि जो जनरल कियानी ने जिस वक्त आर्मी चीफ का मनसब संभाला, उस वक्त पाकिस्तान की फौज अपनी गाड़ियों पे नहीं फिरती थी। जनरल मुशर्रफ के जाने के बाद वर्दी में नहीं नजर आती थी, क्योंकि बहुत ज्यादा बुरे हालात थे। उन्होंने सिपाही का साल पहला मनाया था और 3 साल में फौज को दोबारा ला खड़ा किया, लेकिन जब एक्सटेंशन ली तो आज तक देख ले उनके साथ क्या हो रहा है। तो ये सबक होता है सब लोगों के लिए कि आप आइए, आपको अल्लाह ताला ने एक मनसब अता किया है कुदरत में, उसमें ज़ाहिर है वज़ीर आज़म नामजद करते हैं। आप पाकिस्तान के लिए जो अच्छा कर सकते हैं कीजिए, और फिर मुनासिब वक्त पे अपने जो रिटायरमेंट है लीजिए, और खुदा हाफिज हो जाइए, और अपने इदारे को नए उसके हवाले कर दीजिए। यही चीजें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए हैं, यही सब चीजों के लिए, क्योंकि सियासतदान जो हैं वो पॉलिसी मेकर होते हैं। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ सारे के सारे मिल जाते हैं, जब बेनजीर भुट्टो मरहुमा और नवाज शरीफ ने मिसाके जमहूरियत किया तो इमरान खान का पौधा ला के खड़ा कर दिया गया। 2011 में लाहौर में जलसा लॉन्च कराया गया साहब को, और हमें सबको पता है कि यही चौधरी परवेज राई और चौधरी शुजात हुसैन शिकायत करते पाए गए कि हमारे लोगों को, ISI के लोगों के फोन आ रहे हैं, और उन्होंने जाके जनरल साहब को दिखाया कि ये देखें जनाब, ये मैसेजेस हैं जो कह रहे हैं कि जाओ PTI में शामिल हो जाओ। हमें सीखना चाहिए। आप ठीक करें, आपने एक पॉलिसी बनाई जनरल बाजवा के जाते हुए कि हमें सियासत से दूर रहना है, आपको घसीट रहे हैं, आपको जानवर कह रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं। पर आमिर साहब, जिस तरीके से PTI को खड़ा किया गया, उससे बुरे तरीके से PTI को खत्म भी किया जा रहा है। कल मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, मोहम्मद जुबैर साहब काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में बैठे हुए थे, और उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि
नवाज शरीफ को बाहर लंदन भेजने वाले कौन थे, किसने प्लेटलेट्स की रिपोर्टें निकलवाई, आपको बेहतर पता है। वो इन तमाम तरह बातों का एतराफ कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का भी एतराफ कर रहे हैं कि किसके कहने पर ये सब कुछ लाया गया। तो दूसरी तरफ जब इमरान खान बानी पीटीआई बात करते हैं, इदारों पर इल्जामात लगाते हैं, तो फिर उनकी हम इल्जामात में कुछ सदाकत देखें। हमसे मुराद जो उनका वोटर है या जो उनका सपोर्टर है। देखें, मोहम्मद जुबैर जैसे कागजी शेर जो सियासतदान बनते हैं ना, जो बाद में बोलते हैं, हम जर्नलिस्ट है ना। जब नवाज शरीफ को नैब की कस्टडी से हॉस्पिटल लाया गया, मैंने अपने एक्सप्रेस के एक्सपर्ट प्रोग्राम में यह खबर ब्रेक की थी कि मुझे एक टेलीफोन आया और ये बताया गया है कि एक उड़न खटोला आएगा और नवाज शरीफ को बाहर ले जाएगा। और वो उड़न खटोला आया और वो नवाज शरीफ को ले गया। मैं अपनी खबर पे कायम हूं। ये जिन्होंने भेजना था उन्होंने भेजा। ख्वाजा आसिफ ने भी अभी बात की ना, ये चंद हफ्ते पहले कि एस्टेब्लिशमेंट ने भिजवाया था, लेकिन उससे पहले सारे प्लेटलेट्स बेच रहे थे, मिलके एक कोर्स गा रहे थे। उसमें इमरान खान शामिल थे। इमरान खान ने कैबिनेट पे ठप्पा लगाया, ये भी नहीं बोल सके। इनको अफसोस तब हुआ जब नवाज शरीफ को बाहर बैठ जाते देखा। वो तस्वीरें आई, अंगूर सामने रखे हुए हैं, वो बड़े अच्छे उसमें माहौल में बैठे हुए हैं। तो वो मतलब उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो कह रहे थे मैं तो बच्चों तुम्हें, वो अमेरिका जाके ये कह रहे थे बजाय अपने पाकिस्तानी डायस्पोरा को कहते कि आओ यार इन्वेस्टमेंट करो, पैसे लाओ। एक बड़ा फकीदुल मिसाल जलसा उन्हें मिला था। वो तामीरी काम करने की बजाय तकरीब में लोगों को लगा रहे थे कि मैं जाऊंगा इनका एसी उतरवाऊंगा। और आज देखें, आज अदालतों की सहूलत से 7 बैरकें तोड़ के उनके लिए जेल के अंदर फैसिलिटीज दी गई हैं। ये नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, शाहिद खकान इन लोगों को नहीं दी थी। साद रफीक और जो अपना फवाद हसन फवाद है, उनकी तो बैरक में आग लगा के मैसेज दिया गया था कि जला देंगे, बंदे बन जाओ। ये उस किस्म की थी। शहजाद अकबर साहब जाके कैमरे लगा के नैब के लाहौर दफ्तर में, जहां मरियम नवाज मौजूद थी, साथ वाले कमरे में बैठा करते थे, एक्टिविटीज को मॉनिटर किया करते थे। हम भूल जाते हैं सब चीजों को। वक्त यही है कि बैठें और तमाम स्टेक होल्डर्स बैठें, उसमें अदलिया भी हो, उसमें फौज भी हो, सियासतदान भी हो, सिविल ब्यूरोक्रेसी भी हो, क्योंकि हमने तबाह किया मिलके। तो फिर मिलके ही अगर जोड़ने का रास्ता बनाते हैं, हम अगर इसमें लगे रहें, मैं भी कहता हूं हमेशा से कि आज जो 24 में हुआ है वो 18 में भी हुआ था कि आप 18 पे बात करेंगे तो 24 को मानेंगे ना। ठीक है आमिर साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठना है, तभी मसाइल का कुछ हल निकाला जा सकता है। लेकिन कुछ मसाइल ऐसे हैं जो विद इन द पार्टी अब हम देख रहे हैं आफ्टर इलेक्शन। मुस्लिम लीग नून की मैं बात कर रहा हूं, उस हवाले से राना सनाउल्लाह की बात करें तो वो बाकी साथियों से वाज़ेह इख्तिलाफात करते नजर आते हैं। इससे पहले भी मुख्तलिफ बयानात उन्होंने दिए। जावेद लतीफ के आम इंतखाबात के हवाले से जो ख्यालात हैं वो कुछ और हैं, राना सनाउल्लाह कुछ और कहते हैं। तो आपको लग रहा है कि ये जो तमाम तर मामला था जिसमें नवाज शरीफ का बार बार जिक्र किया जाता है कि जो चौथी बार वजीर आजम बनने में नवाज शरीफ ही दिलचस्पी नहीं रखते थे, लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं कि फिर जो इश्तिहारात अखबारों में छपवाए गए थे वो भी नवाज शरीफ की मर्जी से ही छपवाए गए थे। देखिए, इरफान सिद्दीकी साहब ने बयान दिया है कि अपने आप को उन्होंने जिस तरीके से कहा है ना, ये आप कह लें कि नवाज शरीफ को बनना नहीं चाह रहे थे। इरफान सिद्दीकी ने गलत बयानी की है, उनके कॉलम पढ़ लें। लंदन में जब वो मुलाकात का 2.5 घंटे का किस्सा उन्होंने किस्तों में लिखा, तो उनको मेरा ख्याल है खुद ख्याल करना चाहिए कि एमी वो 2 मार्केट में आने के लिए राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ लगे हुए, आप तीसरे अपना घुसा रहे हैं कि जनाब नहीं मैं भी इन हूं, मैं भी बड़ा बाखबर हूं। अरे भाई, वो वजीर आजम ही बनने आए थे। वो सुबह भी ये कह रहे थे वोट वाले दिन कि जनाब सादा अक्सरियत चाहिए, और सादा अक्सरियत होती तो फैसले और होते। जब उन्होंने देखा कि भाई इसमें तो खच ही खच है, तो क्या फायदा इस तरह काम करने का, फिर उन्होंने बेटी की सरपरस्ती का फैसला किया, वजीर आला बनाया, और अभी भी उनके साथ मुसलसल काम कर रहे हैं। वो पीछे नहीं हटे, वो पंजाब को वापस लाना चाहते हैं कि जहां पंजाब की तबाही हुई है वहां से पाकिस्तान की तबाही शुरू हुई है। ये नहीं हुआ कि अकेला एक सूबा बैठ गया, सारा पंजाब 50% से ऊपर है पाकिस्तान के। जब ये बैठता है तो पाकिस्तान बैठता है। तो अल्लाह करे कि जिस तरफ आप ले आए गुफ्तगू को आमिर साहब, वहां पे मेरा एक सवाल ये भी ले लीजिए, फिर नवाज शरीफ का दौरा चीन जो है, कुछ हल्के उससे बड़ी हैरत के नजरिए से देख रहे हैं कि ये दौरा मुल्क की खारजा पॉलिसी का हिस्सा है भी या नहीं है, या इसके अलावा कुछ और है, वो अपनी जाती कैपेसिटी में ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं क्योंकि हाँ जी वजीर खारजा, क्योंकि ये दौरा कहीं मतलब कि वो या वजीर खारजा उनकी सरबराही में या वो उनकी सरबराही में डेलीगेशन जाएगा, ये हमें कोई खारजी सतह पर एक तरीके से ना एक कॉल नहीं मिली जैसे कि मिलती है हमेशा मीडिया को कि हाँ इस दौरे को इस तरीके से अहमियत दी जाएगी। आप दोनों लाहौर बैठे हैं ना? हाँ जी। तो वजीर खारजा चाइना नहीं गए, जाने का प्लान हो रहा है कि वो भी जाएंगे पीछे। एक मिनट, मेरी बात तो सुन लेना। अनाउंस हुआ कि उनका कोई विजिट नहीं है चाइना के साथ प्लान। अच्छा। और दूसरी बात बताऊं, कल पंजाब PMLN ने एक तस्वीर ट्वीट की
उस तस्वीर को देखें, सेंटर में नवाज शरीफ खड़े हैं, एक साइड पे उनके बेटे जिक्रिया हुसैन खड़े हैं, दूसरी तरफ उनके नवासे जुनैद सफदर खड़े हैं, उनके साथ एक शेख आसिम उनके लाहौर के जो इलेक्ट्रॉनिक के बिजनेसमैन है वो हैं, दो और लोग खड़े हैं। ये उस नुमाइश में गए हैं जहां पूरी दुनिया से सनतकार बिजनेसमैन आते हैं और वहां पे चाइना के अंदर जितना इंडस्ट्रियल काम हो रहा है, कारोबार के हवाले से हो रहा है, लोग अपने अपने कारोबार को देखते हैं। नवाज शरीफ, मैं मरहूम राव सिकंदर की इकबाल की एक बात बताता हूँ 70s की। वो कहने लगे कि मैं जब अपना पहला ट्रैक्टर लेने गया तो इत्तेफाक फाउंड्री के उस वक्त के मैनेजर नवाज शरीफ से मैंने खरीदा। वो ये गवाही देते थे कि इन लोगों ने अपना काम खुद किया है और कहां से उठ के आए हैं। अब जब वो सियासत में आए हैं तो वो उस कारोबार की तरफ नहीं गए। अब वो सिर्फ MNA हैं, वो वजीर आजम नहीं है, वो वजीर आला नहीं है, कोई सरकारी मनसब नहीं है, किसी कमेटी के सरबराह नहीं है। तो वो अगर अपने बच्चों को जो यूरोप में भी कारोबार कर रहे हैं, जो सऊदी अरब में भी कर रहे हैं, पाकिस्तान से इन्होंने कारोबार अपना खत्म किया। यहां सिर्फ आपको पता है सुलेमान शहबाज कारोबार कर, बाकी शेयर्स मौजूद हैं लोगों में। तो क्या उनको ये राइट नहीं है कि वो अपनी फैमिली के कारोबार को बढ़ाने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए वो फ्री भी आपको नजर आएंगे, वो सेहत करते हुए भी नजर आएंगे, वो इलाज अपना चेकअप भी चाइना में कराएंगे। ये 7 दिन का विजिट है जिसमें 2 दिन आने जाने के और 5 दिन वहां पे रहने, घूमने फिरने और चेक कराने के। ये विजिट सिर्फ इतना है। ठीक हो गया। अच्छा आमिर साहब, एक और चीज़ है, ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से मैं जानना चाहूँगा। कल हमारी 1-2 रोज़ पहले भी परवेज़ सिंदेला साहब से बात हुई और वो इस चीज़ को इजहार करना चाह रहे थे कि हमने बड़ी महंगाई कंट्रोल की है, तो ज़िमनी इंतखाबात में हम इस वक्त आपको पहले नंबर पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि ऐसा वाकई में हो रहा है? पेट्रोल की प्राइसेस देख लें, बिजली की प्राइसेस देख लें, हम चिकन की प्राइसेस देख लें, हम आटे की प्राइसेस देख लें, तो ये तमाम तर जो मामलात हैं, कहीं पर आवाम को कोई अच्छा खासा कोई रिलीफ तो नहीं मिल सका। मरीम साहबा काफ़ी एक्टिव तो दिखाई दे रही हैं। ऑब्वियसली इन तमाम चीज़ों को भी अभी वक्त दरकार है, फ़ौरन से सब नहीं हो सकेगा, लेकिन ये क्रेडिट लेना कि हमने आवाम को रिलीफ दिया है तभी ज़िमनी इंतखाबात हमारे हक में फैसला आया है। देखिए, परवेज सिंदेला साहब हमारे भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो PMLN के कारकुन हैं, रहनुमा हैं, उनका जो दिल करे वो कह सकते हैं। आपने जो सवाल उठाए हैं इसमें कौन सी गलत बात कही है? बिल्कुल अभी टाइम है, लेकिन एक परसेप्शन बिल्डिंग जरूर शुरू हुई है कि PMLN की वजीर आला मरियम नवाज शरीफ काम कर रही सूबे में रिलीफ के लिए, कि उनके एक कदम उठाते ही कि रोटी की कीमत कम की है, KP के वजीर आला को पीछे आना पड़ा है। मैं जो बात पहले भी कर रहा था कि बहुत अच्छी बात है कि मुकाबला शुरू हो और अल्लाह करे कि मुराद अली शाह भी इसमें घुस जाए किसी तरीके से, कि लोगों के मसाइल हल करने के लिए सूबाई हुकूमतों में मुकाबला हो, विफाक उसके अंदर मावनत कर रहा हो, हमारा पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा। बजाय गालियां देने में, बजाय सियासत करने के, हमें ये तामीरी काम में एक वजीर आला मरियम नवाज शरीफ अगर अच्छे काम कर रही है और दूसरे वजीर आला उनकी तकलीद करें तो क्या बुराई है? परसेप्शन बिल्डिंग बहरहाल एक सबसे पहली बात होती है। अमली इकदाम में तो अभी तो 2 महीने नहीं हुए, आप और हम ये बैठ जाए लेने के जी बस हो गया। हाँ, उन्होंने ये तासुर कायम किया कि वो काम कर रही हैं, वो सो के देर से नहीं उठती, वो 11 बजे अपने दफ्तर नहीं आती, वो सारा दिन काम कर रही हैं, इंतजामी तौर पे पंजाब को हिलाया जुलाया, उसका एक मैसेज जरूर गया है। और दूसरी तरफ बदली है PTI के वोटर में कि उनकी लीडरशिप, मैं बार बार ये कहता हूं, पंजाब की लीडरशिप बुज़दिल साबित हुई। ये हमेशा अताब में लोग आते हैं, मुश्किलात होती हैं, तो अगर KP के लोग निकल के आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं कर रहे थे, तो ये पंजाब की क़यादत ने दबोया, लोगों ने इनको वोट किया, लेकिन वो 21 उसमें उनको कोई मतलब नहीं था। 21 अप्रैल में उन्हें समझ आ गई थी कि कुछ नहीं होना, तो उनका अपना वोटर नंबर 1 गायब हुआ है ना। वो बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि वो मरियम नवाज के हल्के को टेस्ट केस बना देते, ये जी हमने इस मरियम नवाज ने जो हल्का छोड़ा है, अली परवेज को नहीं जीतने देना। गहमा गहमी तो होती ना। बिलावल भुट्टो जो लाहौर में इलेक्शन लड़ रहे थे, आपके ख्याल में कोई कह सकता था कि वो जीत जाएंगे? लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर जान पैदा करने के लिए वो हल्का चुना कि मैं लड़ूंगा इलेक्शन को। वो करोड़ों रुपए लगाए, सब कुछ हुआ, हार गए, वोट भी नहीं मिले। एक परसेप्शन तो बिल्ड किया ना कि पीपल्स पार्टी पंजाब में वापस आने के लिए कोशिश कर रही है। PTI तो वो भी नहीं कर रही अब। और अभी ये कोशिशें हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया सीनियर तज़कियाकार आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन। स्टे ट्यून्ड न्यू पाकिस्तान।
वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान और बात करते हैं क्रिकेट के हवाले से, जहां पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज 1-1 से बराबर है और कल दोनों टीमें लाहौर के कजाफी स्टेडियम में एक बार फिर से मद्दे मुकाबले आएंगी और जीत के लिए भरपूर कोशिश भी की जाएगी। लेकिन इस मैच से पहले हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम को एक धचका लगा है, क्योंकि कौमी क्रिकेट टीम के विकेट कीपर और नायब कप्तान और बैटिंग लाइन के अहम सतून मोहम्मद रिजवान न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 मैच के दौरान जख्मी होकर अब सीरीज से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह रिजर्व खिलाड़ी हसीबुल्लाह को स्क्वाड का हिस्सा बना लिया गया है। बिल्कुल, दूसरा अहम मामला मोहम्मद रिजवान के बैटिंग ऑर्डर का है। पीसीबी इंतजामिया मोहम्मद रिजवान का बैटिंग ऑर्डर तब्दील करना चाहती है, जबकि बाबर आजम मोहम्मद रिजवान को ओपनर की हैसियत से खिलाना चाहते हैं। बाबर आजम का कहना है कि अगर साइम अयूब बतौर ओपनर नाकाम हुए हैं तो रिजवान ही ओपन करेंगे, जबकि रिजवान जाती तौर पर भी नंबर 4 पर खेलने के हक में नहीं है। और अगर शाहीन शाह अफरीदी की बात कर ले तो उन्होंने मोहम्मद रिजवान को T20 फॉर्मेट का ब्रेडमैन कहा है। तो ये तमाम तरह मामला जो है इसी पर बात कर लेते हैं। स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद है। वेरी गुड मॉर्निंग अवैस। अवैस, रिजवान के हवाले से अगर हम बात करें, सबसे पहले तो उनकी इंजरी के हवाले से मैं जानना चाहूंगी कि आपके पास क्या खबर है। स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं आप, किस किस्म की इंजरी है और क्या नेक्स्ट वर्ल्ड कप से पहले उनकी इंजरी बेहतर हो सकती है? किस सिचुएशन में इस वक्त रिजवान है? क्योंकि इस वक्त रिजवान है जो कि इनफॉर्म बैट्समैन है हमारे पास। जी अस्सलाम वालेकुम। रिजवान की अगर बात करें, आपको पता है कि वन ऑफ द बैकबोन्स तो है पाकिस्तान टीम के, लेकिन अगर इंजरी की बात करूं तो उनके स्कैन अभी जो उनसे उसकी रिपोर्ट अभी आनी है, लेकिन जो मुझे खबर थी वो थी कि इतनी ज्यादा सीरियस नौयत की नहीं है। इंशाल्लाह ताला वापस आपके इंग्लैंड सीरीज में आपको नजर आएंगे। लेकिन अच्छी बात कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी इंजरी को भी समझा और खास करके वर्कलोड मैनेजमेंट को भी समझा कि उनको रेस्ट दिया गया। यहाँ पर आपको पता है बड़े इंटेग्रल पार्ट है पाकिस्तान टीम के। लेकिन जो आप बात करें थे इस वक्त, अगर पाकिस्तान डगआउट की बात करूं, कैंप की सबसे ज्यादा जो इस वक्त क्रिटिसिज्म हो रहा है पाकिस्तान टीम पे वो स्ट्राइक रेट को लेके है कि इतना स्ट्राइक रेट आपका क्यों नहीं मैनेज हो पा रहा। जैसी भी न्यूजीलैंड की टीम, उनके प्राइम फास्ट बॉलर्स मौजूद नहीं है इस वक्त, सिवाय इस सऊदी की अगर बात करूं या अगर बात करूं चैपमैन की बात करूं, 2 प्लेयर्स के अलावा कोई आज सच कोई उनका एक्सपीरियंस प्लेयर मौजूद नहीं है। तब भी मुश्किलात आपको नजर आ रही है। तो ये जो स्ट्राइक रेट वाला मामला है, इसको लिटरली आपको अपना बेहतर करना पड़ेगा। अपने वर्ल्ड कप के अंदर से पहले आपने आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ जो बड़ी स्ट्रॉन्ग सीरीज है इंग्लैंड के खिलाफ आपने इंग्लैंड में खेलनी है। तो पाकिस्तान का अगर ये मसला स्ट्राइक रेट वाला रहा तो वर्ल्ड कप में भी आपको मुश्किलात नजर आएंगी। बैटिंग ऑर्डर की बात करें, आपको पता है उस पर बार बार बात होती है कि क्या रिजवाना मौजूद नहीं है, उस्मान खान को अब ऊपर लेके आएंगे, क्योंकि उस्मान खान ने जितना भी लीग क्रिकेट खेली है, चाहे बाहर खेली है पाकिस्तान में खेली, उन्होंने 1 डाउन या ओपन ही ज्यादातर किया, तो उसमें आपको ज्यादा वो नजर आते हैं कलर्स के अंदर। देखने वाली बात है कि पाकिस्तान का स्क्वाड यहाँ पर क्या होगा। लेकिन ये जो स्ट्राइक रेट वाला मामला है ये बड़ी मुश्किलात है। मैं कल एक ट्रैक रिकॉर्ड भी पढ़ा था जिसके अंदर 8 साल, बड़ा एक गैप पीरियड होता है आपका, 8 साल के अंदर पाकिस्तान ने कोई भी ऐसा स्ट्राइक रेट बैट्समैन नहीं प्रोड्यूस किया 150 प्लस का, सिवाय शाहिद अफरीदी के। ये बड़ा मेरे लिए कल एक झटका, मैं पढ़ रहा था इस चीज को कि यार हम लोग इतने मामलात होने के बावजूद हमने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती, हमने T20 वर्ल्ड कप भी अपने नाम किया। स्ट्राइक रेट का जो एक इशू है, क्योंकि आप जितनी भी क्रिकेट इस वक्त देखें दुनिया के अंदर जो रही है, खास करके जिस वक्त अगर IPL की आप बात करें तो उसमें डाइडेंस स्कोर हो रहा है और चेंज हो रहा है। इस हद तक क्रिकेट चली है तो आपको लिटरली इसके बारे में सोचना पड़ेगा बैठ के। लेकिन अवैस, जिस तरह से आप ये बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज होगी वो भी मुश्किल होने जा रही है। आपको लग रहा है कि जो सीरीज अभी हम यहाँ पर खेल रहे हैं वो भी कोई आसान नहीं है, जिस तरह से हारे हैं। और एक जो साथ दूसरा मामला है वो मोहम्मद रिजवान का है कि अब वो ओपनिंग करेंगे या कोई और करेगा। पीसीबी में कौन है जो कि चाहता है कि रिजवान नंबर 4 पर खेलें? बाबर आजम कंफर्टेबल नहीं है, खुद मोहम्मद रिजवान भी कंफर्टेबल नहीं है इस सिचुएशन में। देखिए, एक चीज तो मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँ, मैं अपने शो पे भी बात करता रहा हूँ इसको, कि अगर आप ये बात करें ना कि जो हमारे अनफॉर्चुनेट लोग एक बात करते हैं कि सी टीम है या डी टीम है, इस वक्त न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना वो खेल रही है, लेकिन जब आप किसी भी मुल्क के लिए रिप्रेजेंट करते हो तो आप बड़े स्टेजेस से आप ऊपर आते हो। आप डोमेस्टिक क्रिकेट में भी टॉप परफॉर्मर रहते हो, आप लीग क्रिकेट के अंदर भी टॉप परफॉर्मर। न्यूजीलैंड, उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट एज कम्पेयर टू हमारे स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, वो बड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर है। वहां से लड़का प्रॉपर तरीके से आप ऊपर लेके आते हो डोमेस्टिक से उठा के। तो ये वो लड़के जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, ये टफ टाइम आपके सामने की बात है, उन लोगों ने दिया है पिछले मैच के अंदर, आपके ऊपर वर्किंग की थी, उनको पता था कि कहां पर आपके ऊपर जो सा मुश्किलात आ सकती हैं, कहां प्रेशर में लेके आ सकते हैं, वो नजर आपको आया। टॉस बड़ा मैटर करता है T20 के अंदर पाकिस्तान को। पाकिस्तान के अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें, जहां पाकिस्तान ने, मैं T20 की बात करूं, जहां पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की है, आपको ज्यादा मुश्किलात नजर आई हैं। जहां पर पाकिस्तान चेस करने गया है, वहां पर पाकिस्तान आपको एक आउट ऑफ द बॉक्स टीम नजर आपको हमेशा आई है। बाबर की बात करूं, रिजवान की बात करूं, वो ज्यादा आपको क्वेश्चन में एज एन ओपनिंग बैट्समैन क्यों नजर आते हैं, क्योंकि वहां पर आपको पता है
फील्ड जो उनसे इंटैक्ट होती है, सर्कल खुली होती है, तो आप नॉर्मली जो उनसे गैप्स के अंदर से आप शॉट्स निकाल देते हो, क्योंकि ये वो बैट्समैन नहीं है जो आप बात करो कि फ्रॉम द राइट वन गो के अंदर जो उनसे वो आपको बड़ी बाउंड्रीज लगा के दें। जो एक आप एग्रेसिव प्लेयर की बात करो, साइम अयूब की बात कर लें, या हारिस था, या उस्मान की बात कर लें, तो वैसे ही ओपनर की इफ्तिखार की। सबसे बड़ा जो मसला मुझे इस वक्त पाकिस्तान टीम में जो नजर आता है, अगर मैं पूरे डगआउट की बात करूं, आपके पास इतने ज्यादा ओपनर्स मौजूद हैं, 7 से 8 तो आपके ओपनर्स हैं, मैं आपको गिनवा भी सकता हूं जो इस वक्त आपकी टीम में मौजूद नहीं है, जो काकुल में थे। आपका मसला है मिडिल ऑर्डर का, जहां पर आप बात करें ना कि आपने स्ट्राइक रेट को मेंटेन करके रखना है। आपने अगर इन केस आपने 7 ओवर के अंदर अगर आपने 80 स्कोर बना भी लिया, अच्छा स्कोर है, 100 बना लिया, आजकल तो 6-6 ओवरों में 100 स्कोर होता है, उसको आपने किस तरीके से आगे लेके चलना है, उसी पेस के अंदर आपको मिडिल ऑर्डर चाहिए जो कि आपका स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है। उस्मान खान की बात करें, जितना बड़ा सैक्रिफाइस उस लड़के ने किया है, अल्लाह करे कि उसका फ्यूचर अच्छा हो पाकिस्तान में, क्योंकि आई एम सॉरी टू से डर भी लगता है पाकिस्तान की, जब आप टीम में होते हो, कप्तान बेचारे को पता था कि मैं अगली सीरीज में कप्तान होऊंगा नहीं होगा, तो वो तो फिर भी एक प्लेयर है, तो उसको बड़ा तरीके से आपको हैंडल करना पड़ेगा उस केस को। अच्छा वैसे एक और चीज है, जैसे अब आप भी ये खुद ही कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ 6 से 7 या 8 जो ओपनिंग बैट्समैन है वो मौजूद हैं, तो इट कुड बी एन इशू फॉर एवरीवन कि हर कोई चाहेगा कि ओपनिंग के लिए जाए, और फिर हो सकता है कि आपस में भी खिलाड़ियों के कुछ इश्यूज बन जाएं, मैनेजमेंट जिसका साथ दे, कोई फेवरिज्म स्टार्ट हो जाए। इसी तरह बॉलिंग सेगमेंट में भी हम ये देख रहे हैं, आमिर भी हैं, शाहीन भी हैं, नसीम शाह भी हैं, हारिस रऊफ अगर दोबारा से ज्वाइन कर लेते हैं T20 वर्ल्ड कप में, तो तब भी जाके आपको लगता है कुछ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं कि शुरू में कौन ओवर करेगा, इस तरह के मसाइल पैदा हो सकते हैं टीम में? देखिए, मैं अगर अपने माइंडसेट की बात करूं, हमेशा मेरा एक ही माइंडसेट रहा है कि जब आपकी बेंच लाइनअप स्ट्रांग होती है, आपकी प्लेइंग ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होती है। क्यों? कहीं ना कहीं दिमाग में एक बात चल रही होती है कि यार अगर मैं इंजर्ड हुआ तो पीछे मेरे 3 लड़के बैठे हुए हैं जो जगह मेरे शायद मुझसे भी बेहतर परफॉर्म करने वाले हैं, तो आपकी चीज में वो दिमाग में चलती रहती है। बॉलिंग यूनिट की बात करूं, देखें आमिर वापस आ रहे हैं, उन्होंने आते ही पहले मैच के अंदर बताया कि किस कैलिबर के वो बॉलर हैं, उनका इकोनॉमी रेट वैसे ही अच्छा था, एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर हैं। दूसरे एंड से अगर बात करूं, शहनशाह अफरीदी को भी इस चीज का फायदा हुआ। एक चीज हमारे व्यूअर्स को भी समझने वाली चीज है कि यार दोनों एंड से आप जब हंटिंग इन पेयर्स की बात करते हो, आप दोनों एंड से करते हो। एक एंड से आप इकोनॉमी रेट को मेंटेन रखते हो, दूसरे एंड से आपका फास्ट बॉलर स्ट्राइक करता रहता है, वो विकेट्स लेता है, इसलिए आप उसको हंटिंग इन पेयर करते हो। जो तीसरे मैच में आपको नजर आया कि आपके जो बॉलर्स हैं आपको ऑफ कलर नजर आ रहे थे। मैं बड़ा हैरान था कि पहले मैच के अंदर आपने आमिर को खिलाया, ठीक है, आपके ज़हन में कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक सिलेक्शन है कि यार सीनियर है, अच्छा बॉलर है, परफॉर्म कर रहा है, इसको हमने वर्ल्ड कप के अंदर लेके जाना है, लेकिन आप पहले ही मैच में परफॉर्म करके दूसरे में ड्रॉप कर दो, तो आई डोंट नो ये कौन सी साइकी थी पाकिस्तान टीम की। इमाद वसीम, दोनों मैचेस हो गए, उनको वापस नहीं लाया गया, उन पर बार बार बात हो रही है कि उनको खिलाना चाहिए यहाँ पर, अभी तक वो भी अपना मिसिंग कैरेक्टर में आपको नजर आते हैं। वेरस सबसे बड़ा जो फैक्टर मुझे मिसिंग नजर आया वो आमिर जमाल का था। आमिर जमाल T20 में मुझे पता है 10 रन पर ओवर तक तो वो जाते हैं, लेकिन यार वो एक जो फैक्टर दे जाते हैं ना आपको बैटिंग के अंदर, वो आपको बड़ा इंपॉर्टेंट था मिडिल के अंदर, खास करके इस तरीके की आपको पेस चाहिए होती है जब एक्सीलरेट करे इनिंग्स को, तो उनका एक फैक्टर बड़ा मिसिंग है। लेकिन पाकिस्तान टीम जो अगला जो मैच है उसके अंदर किस हिकमत अमली से जाती है, क्या आपको ओपनिंग डिपार्टमेंट तो चेंज होने वाला नहीं है, बाबर और साइम ही होंगे। उस्मान खान को तीसरे नंबर पर बैटिंग करवाते हैं, फखर जमान क्या टीम के अंदर आते हैं नहीं आते, ये देखने वाली बात है थिंक टैंक की। लेकिन उस्मान खान की फिर बात करूं क्योंकि वो बहुत हीटेड अप टॉपिक है, हर जगह बात चल रही है, आपको टाइम देना पड़ेगा। T20 PSL याद रखें, डिफरेंट लीग है, लीग्स बिल्कुल डिफरेंट है। हम एक गलती क्या करते हैं कि हम लीग को समझते हैं कि यार ये लड़का इतना एक्सपीरियंस्ड है कि ये जाके इंटरनेशनल के अंदर परफॉर्म करेगा। नहीं भाई, लीग का प्रेशर कुछ हो रहा है। पाकिस्तान जब आप खेल रहे हो, किसी मुल्क के लिए आप खेल रहे हो, उसका प्रेशर कुछ और होता है, वो आपको टाइम लगता है, उसको एडजस्ट करते हुए आपको टाइम देना पड़ेगा लड़के को। अच्छा, अवैस ये भी बताएगा कि जब चौथा T20 है, यहाँ पर आपको लगता है कि कुछ खिलाड़ियों को आराम करवाने का भी PCB का इरादा हो सकता है या फिर होना चाहिए? दूसरा ये कि ये जो चौथा T20 होगा उसमें स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए? देखें, मैंने कहा ना कि जो हेड कोच है उन्होंने खुद भी कह दिया है कि रोटेशन पॉलिसी जो सी है हम लोग वो रखेंगे, और अच्छी बात है। मैंने कहा ना कि वर्कलोड मैनेजमेंट वाली होती है। अब काकुल की अगर बात करूं, इसमें थोड़ा सा सॉरी शायद डाइवर्ट कर जाऊं टॉपिक को, काकुल की अगर बात करूं, काकुल में भी आपको पता है वो सब ये बात करें कि अच्छी बात थी कि आपने फिटनेस के लिए काकुल के अंदर आप लोगों ने कैंप लगाया, लेकिन एक चीज है कि काकुल का जो कैंप है वो बड़े गलत टाइम पे लगाया। क्यों? आपकी इसके बाद एक्सेसिव क्रिकेट है, आपने देखा ना ये सीरीज खेलनी है, इंग्लैंड आयरलैंड खेलना है, फिर आपने वर्ल्ड कप खेलने जाना है, आपके प्लेयर्स को मसल को आराम नहीं मिलता। वो जो आजम खान का इंजर्ड होना, ठीक है, वेट वाला मामला है, जो भी है, रिजवान का इंजरी,
अपना इस वक्त निकल आई है। वो स्लो एंड स्टडी, जब मसल के ऊपर ज्यादा आता है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता जाके वो अपनी शक्ल दिखाने लग पड़ता है आपको मसल। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं, प्लीज स्टे विद अस। एक अपडेट है, एक ब्रेकिंग न्यूज है, वो अपने व्यूअर्स के साथ हमें शेयर करनी है कि पाकिस्तान स्टॉक में एक नई तारीख आज रकम हो गई है कि SE 100 इंडेक्स पहली बार 72,000 की सतह अबूर कर गया है और इंडेक्स 72,006 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड हो रहा है। ये अपडेट है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट से जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक में नई तारीख रकम हो गई कि SE 100 इंडेक्स पहली बार 72,000 की सतह अबूर कर गया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट काशिफ मुनीर से। जी काशिफ। जी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज जो है जबरदस्त तेजी देखने में आ रही है। अगर स्टॉक एक्सचेंज की सूरत देखी जाए तो 100 इंडेक्स में इस वक्त 747 पॉइंट्स का इजाफा हो गया और 100 इंडेक्स इस वक्त 72,106 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंची है। मार्केट ने सवाल जो है वो 72,000 का जो है वो नया नफसियाती हद को क्रॉस किया है। गुज़श्ता रोज अगर मार्केट की क्लोजिंग देखी जाए तो वो 71,359 पर बंद हुई थी। हम आज जो है मार्केट में अब तक 742 पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है। मार्केट 72,000 की नफसियाती हद क्रॉस करते हुए 72,106 पर मौजूद है और मार्केट में जो वॉल्यूम है उसमें जबरदस्त तेजी देखने में आ रही है और शेयर की कीमतों में इजाफा भी अच्छा देखने को मिल रहा है। जी बहुत शुक्रिया काशिफ मुनीर, हमें अपडेट कर रहे थे। एक बार फिर से बात करेंगे, सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, ये सीरीज को हम देख रहे हैं कि दोबारा से बाबर आजम की जो कप्तानी है उनका भी एक इम्तिहान है, दोबारा से वो कप्तानी कर रहे हैं। तो एक मसला तो बाबर आजम का फिर हम ये भी देखते हैं कि अगर मैच कहीं ना कहीं हम लूज करने की सिचुएशन तक जा रहे होते हैं तो कम बैक करने के लिए ग्राउंड में वो हमें जान लड़ाते उस तरह से नजर नहीं आते हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उनकी कप्तानी बेहतर नहीं है या उन्हें कप्तानी से हटा दिया जाए, बट आपको लगता है कि जैसे हम PSL में भी देख रहे थे कि उन्हें जब कोच जो थे वहां पर मौजूद थे, डेरेन सेमी थे, वो जब गाइड करते रहते थे तो बाबर काफी एक्टिव दिखाई दे रहे थे। देखिए, हमेशा जो एक कैप्टन है वो मैं एक बात करता हूँ कि कैप्टन जो है वो 23 करोड़ आवाम की बॉडी लैंग्वेज है। आपकी जो 23 करोड़ है, बल्कि अब तो शायद 26 करोड़ होगी आवाम आपकी, उसकी बॉडी लैंग्वेज है आपका कप्तान। क्योंकि जहां पर उसकी बॉडी लैंग्वेज जो सी ड्रॉप होती है, आपकी 23 करोड़ आवाम की बॉडी लैंग्वेज ड्रॉप होती है, बड़ा पॉजिटिव आपको रहना पड़ता है इन फील्ड। ये एशिया की एक अपना जो स्ट्रैटेजी होती है स्पोर्ट्स के अंदर, हमेशा ये समझ में आती है। टीम जो मैनेजमेंट बाहर बैठी है, कप्तान, उसके अंदर क्लैरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैं उस टाइम पे भी मैं इस हक में नहीं था जिस तरीके से बाबर आजम को उतारा गया था कप्तानी से। मैं इस टाइम भी इस हक में नहीं था जिस तरीके से शहनशाह अफरीदी को आपने कप्तानी से अचानक उतारा है। ये बड़ा एक आपको पता है डिस्कम्फर्ट जो सा टीम के अंदर पैदा करती है। शाहीन की बात करें, उनकी बॉडी लैंग्वेज पे बार बार लोग बात करते हैं, उनकी नजर आता है क्योंकि देखें ना, इतना कुछ मामलात हुए हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज डिस्टर्ब हुई होती है, साइकोलॉजिकल आप पे प्रेशर होता है। जैसे बाबर आजम पे था वर्ल्ड कप के अंदर, कितने मामलात पीछे चल रहे हो, फिर आप उनसे कहें कि परफॉर्मेंस भी दिखाओ, ये भी करके दिखाओ, तो नहीं होता किसी भी, क्योंकि एक ह्यूमन साइकी है, एक इंसान है, उसके दिमाग में हजार चीजें चल रही होती हैं कि यार मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कप्तानी कर रहा हूँ, मेरे पीछे जो क्रिकेट बोर्ड है उसके अंदर मामलात क्या चल रहे हैं। लेकिन जो क्लैरिटी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो थिंक टैंक है, जो मैनेजमेंट है, उसको बाबर आजम के साथ बैठ के अपना स्ट्रैटेजी जो सी उसको क्लियर करना पड़ेगा, किस स्ट्रैटेजी से जाना चाहते हैं। देखें, हमेशा बात ये सच भी है कि पाकिस्तान पहले है, ना बाबर आजम पहले, ना शहनशाह अफरीदी पहले है। पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो सारे के सारे हैं। आपको पाकिस्तान के लिए सोच के खेलना, आपने पाकिस्तान के लिए खेलना, आपने पाकिस्तान के लिए स्ट्रैटेजी बनानी है कि हमने वर्ल्ड T20 हमने जीतना है। पाकिस्तान वन ऑफ द बेस्ट साइड्स है दुनिया के अंदर। अगर बात करूं वर्ल्ड T20 की, कल जैसे मैंने वो रिकॉर्ड आपको बताया, कल एक और रिकॉर्ड में पढ़ा था जिसके अंदर अगर मैं 2022 के बाद मैचेस की बात कर रहा हूं, 14 T20s में से पाकिस्तान ने सिर्फ 5 जीते हैं। आप वन ऑफ द बेस्ट साइड्स हो दुनिया की। तो ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे, जो वर्ल्ड कप में जाने से पहले पाकिस्तान को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। आप पहले मैच के अंदर चैंपियन टीम नजर आए, जैसी भी टीम थी, मैंने कहा फिर वो लड़के न्यूजीलैंड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हल्के नहीं, एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपकी टीम चैंपियन नजर आई, लेकिन आपको जो अगले मैच के अंदर जाना है, आपको वापस अपनी स्ट्रैटेजी, आपको जो टीम यूनिट है उसको चेंज करके, अच्छी बात है आप रोटेशन पॉलिसी पे हो, लेकिन आपको प्रॉपर टीम यूनिट के साथ जाना पड़ेगा। आपने सीरीज अपने नाम करनी है। क्यों? आपने एक लड़कों को बूस्टअप भी करना होता है कि यार आप सीरीज जीत रहे हो। एक जो भूख की, जो जीत की जो भूख होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्लेयर के लिए, आपको करना पड़ेगा।
ठीक। अच्छा, दूसरा ये भी कि बस एक लास्ट एक आपसे सवाल लेना चाह रहे हैं, जैसे होता ना कि हम भी तो देखते हैं क्रिकेट को बड़े शौक से, तो खदशा जरा कहीं ना कहीं खदशे का इजहार कर लीजिए। हमने देखा कि वनडे इंटरनेशनल से पहले हमारे कुछ प्लेयर्स इंजरीज का शिकार हो गए थे। आपके पास टीम इनसाइट क्या है पीसीबी को लेकर? क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि T20 इंटरनेशनल से पहले, वर्ल्ड कप से पहले भी पाकिस्तान के अंदर कुछ प्लेयर्स इंजरीज का शिकार हो सकते हैं, या ऐसी कोई लिस्ट सामने आ रही हो? देखिए, मैंने कहा ना कि काकुल वाली जो मैं आपसे बात कर रहा था कि बड़े वो उस टाइम पे आपने करवाया जब आपने एक्सेसिव क्रिकेट खेलनी है, तो मसल भी एटलीस्ट कहता है कि मुझे रिलैक्सेशन के लिए टाइम चाहिए, क्योंकि जो आपने वहाँ पर एक्सरसाइज की है तो मसल को वापस रीबूस्ट करने के लिए उसको टाइम चाहिए होता है हर चीज के अंदर। अब इस वक्त इतनी आपकी एक्सेस क्रिकेट है, जो रोटेशनल पॉलिसी मैंने कहा ना बड़ी इंपॉर्टेंट और अच्छी बात है कि आप रोटेशनल पॉलिसी के ऊपर आप ध्यान दिया हुआ कि हमारे जो मेन प्लेयर्स हैं खुदा न खास्ता वो ब्रेकडाउन वर्ल्ड कप के अंदर ना हो। जो वर्ल्ड कप आपको याद हो इंग्लैंड के खिलाफ मैच शाहीन अगर रहते तो आप वर्ल्ड कप ऑलमोस्ट अपने नाम कर चुके हुए थे। वो जो ब्रेकडाउन हुए तो उसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड कप भी आपके हाथों से गया। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आपके ज़हन में कहीं ना कहीं बैठी होगी, खास करके जो फास्ट बॉलर्स हैं उनकी जो रोटेशनल पॉलिसी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आमिर को आप कैसे करते हो, उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ आपके अगर वापस आते हैं, नसीम शाह हैं, जमान खान है, आमिर जमाल है। अभी भी मुझे ये फील होता है कि शायद इस T20 सीरीज के बाद बहुत से नाम फिर चेंज हो पाकिस्तान टीम में, शायद बहुत से प्लेयर्स वापस आए, बहुत से प्लेयर्स ड्रॉप किए जाएं यहाँ पर, क्योंकि वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट है आपका। वहां पर विकेट्स जो सी ज्यादा स्पिनिंग ट्रैक है, स्लो विकेट्स हैं इतनी, क्योंकि यूएस का इतना आइडिया किसी को है नहीं, लेकिन जो आज तक यूएस में खेलते हैं वो कहते हैं कि स्लो ट्रैक होता है, आसान नहीं होता, वहां पर स्पिनर्स ज्यादा डोमिनेट करते हैं। मुझे लगता है कि टीम अभी भी लिटरली चेंजेस होंगे इस पाकिस्तान टीम के अंदर। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स एनालिस्ट मोहम्मद अवैस हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा स्टे ट्यून्ड न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। महकमा मौसमियात ने इस हफ्ते मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है और इस हवाले से ये बताया गया है कि इस हफ्ते वक्फे से आंधी झक्कड़ चलने और बारिशों का इम्कान भी है। तो 24 अप्रैल से मगरबी हवाओं का जो नया सिलसिला है वो मुल्क में दाखिल होने जा रहा है, जिससे 24 से 27 अप्रैल तक बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश भी मुतवक्के है, जहां चित्राल, दीर, सवात और एबटाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहां पर बारिश का इम्कान है। बिल्कुल, और इसी दौरान पहाड़ों पर बर्फबारी और बाज़ मकामात पर हिलाबारी भी हो सकती है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तेज हवा के साथ बारिश और पहाड़ों की बर्फबारी एक्सपेक्टेड है। इसी पर बात करते हैं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब ने हमें ज्वाइन किए हैं। सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि मुल्क में मगरबी हवाओं का जो नया सिलसिला दाखिल हो रहा है, इससे कौन कौन से इलाके या कौन कौन से शहर ऐसे हैं कि जहां पर ज्यादा बारिशें हो सकती हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जैसे कि आपने खुद जिक्र किया और एडवाइजरी हमारी जो परसों इशू हुई थी उसमें जिक्र है कि बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ हैं, ख़ासकर शुमाली और अजला और शुमाल मशरकी अजला जो बलूचिस्तान के, उसमें कोयटा, चमन, ज़ोब, ज़ियारत और दूसरे जो मलिका इलाके होते हैं नसीराबाद और जाफराबाद और उस तरफ सिब्बी और किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, और दूसरी तरफ जो मकरान डिस्ट्रिक्ट है ख़ासकर गवादर और जीवानी वगैरह, जहाँ पहले भी तेज़ स्पेल हुआ है बारिशों का, दो तीन पिछले चंद हफ्तों में हो चुके हैं तेज़ स्पेल, और उसके नतीजे में अर्बन फ्लडिंग की सी सूरत हाल हुई। तो उन जगहों में यानी मकरान डिस्ट्रिक्ट में और फिर इस तरफ जो शुमाल मशरकी अजला है बलूचिस्तान के, इन इलाकों में तेज़ बारिश है। 25 से लेकर कल से लेकर 27 तक एटलीस्ट ये सिलसिला चलेगा। और फिर केपी की तरफ जाहिर है कि ये हवाएं जब केपी की तरफ बढ़ेंगी, पंजाब पूरे में दाखिल होंगी, तो साउथ पंजाब में तो निस्बतन हल्की बारिश। सरफराज साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। एक अहम खबर है जो अपने नाज़रीन से हमें शेयर करनी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कराची इस वक्त पहुंच चुके हैं। न्यू की स्क्रीन पर बराह रास्त मनाजिर आप इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद वज़ीर आज़म का कराची का ये पहला दौरा है। शहबाज शरीफ काबीना अरकान के हमरा मज़ार कायद पर हाज़िरी भी देंगे। बराह रास्त मनाजिर हैं इस वक्त कराची के, जहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ कराची पहुँच चुके हैं और सबसे पहले वो पहुँचे हैं मज़ार कायद पर हाज़िरी देने के लिए। अपडेट कर रहे हैं आपको इन अहम विजुअल से मुताल्लिक। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ इस वक्त पहुँच चुके हैं मज़ार कायद पर और इस वक्त गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध वहाँ पर मौजूद हैं मौके पर, जिन्होंने उनका इस्तकबाल किया है। मनाज़िर इस वक्त देख रहे हैं आप न्यू की स्क्रीन पर। बराह रास्त गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इस्तकबाल किया है यहाँ पर कराची में, और वफाकी काबीना के जो अरकान हैं वो भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद हैं।
मनासिर में आप देख रहे हैं हसन इकबाल को भी हम देख सकते हैं। और आज वज़ीर आज़म सुबह सिंध की मजमूई सियासी सूरत हाल, इंतजामी उमूर के हवाले से भी तबादला ख्याल करेंगे और अभी वो मौजूद हैं मज़ार-ए-कायद पर। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का ये पहला दौरा है कराची का जब से वो अब उन्होंने अपने ओहदे का मनसब संभाला है, और पहुंचने साथ ही वो कराची जब पहुंचे हैं तो मज़ार-ए-इकबाल पर हाजिरी देने के लिए वो यहाँ पर हमें मज़ार-ए-कायद पर वो हमें नजर आ रहे हैं। इस वक्त मनाजिर इस वक्त आप मुलाहिजा कर रहे हैं, कराची से बराह रास्त मनाजिर हैं जहां वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कराची के एक रोज़ा दौरे पर पहुंच चुके हैं। गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध ने उनका इस्तकबाल किया है और मज़ार-ए-कायद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त मौजूद हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को भी इस वक्त हम देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। या अल्लाह, कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह की कामिल मग़फ़िरत फरमा और उनके दर्जात को बुलंद फरमा और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमा। क़याम पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमात को अपनी बारगाह में शर्फ़े क़बूलियत अता फरमा। पाकिस्तान को रहती दुनिया तक कायम दायम फरमा। वतन अज़ीज़ को इस्तेहकाम और खुशहाली नसीब फरमा। आमीन।
वज़ीर आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची मौजूद हैं। मज़ार-ए-कायद पर उन्होंने हाज़िरी दी, मज़ार-ए-कायद पर फूल रखे और फातह ख्वानी की। बराह रास्त मनाज़िर आप इस वक्त न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने उनका इस्तकबाल किया और वफाकी काबीना के अरकान में से वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और एहसन इकबाल भी उनके हमरा थे और अभी इस वक्त वो मौजूद हैं जहाँ पर मेहमानों की जानिब से तासुरात कलमबंद किए जाते हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मज़ार-ए-कायद पर उन्होंने हाज़िरी दी, फूल रखे और फातह ख्वानी भी की। आज एक रोज़ा दौरे पर वो कराची में मौजूद हैं और अपना मनसब संभालने के बाद ये उनका कराची का पहला दौरा है जहाँ पर उनकी अहम मुलाकातें भी शेड्यूल्ड हैं। बराह रास्त मनाज़िर आप इस वक्त देख रहे हैं कराची से, जहाँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कराची के एक रोज़ा दौरे पर मौजूद हैं और वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद वज़ीर आज़म का कराची का ये पहला दौरा है। शहबाज शरीफ काबीना अरकान के हमरा मौजूद हैं। मज़ार-ए-कायद पर उन्होंने हाज़िरी दी है, फूल रखे हैं, फातह ख्वानी की गई है। इस दौरे में गवर्नर वज़ीर आला सिंध से भी उनकी मुलाकातें शामिल हैं जिनकी तरफ से इस्तकबाल भी उनका किया गया है। और इस दौरे में वज़ीर आज़म सूबा सिंध की मजमूई सियासी और सूरत हाल और इंतज़ामी उमूर के हवाले से भी तबादला ख्याल करेंगे। बराह रास्त मनाज़िर इस वक्त आप देख रहे हैं कराची से, जहाँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मौजूद हैं एक रोज़ा दौरे पर। मज़ार-ए-कायद पर उन्होंने हाज़िरी दी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह उनके साथ मौजूद हैं जिन्होंने उनका इस्तकबाल किया है। अहम मुलाकातें भी इस दौरे में शेड्यूल्ड हैं और ये पहला दौरा है वज़ीर आज़म का अपना मनसब संभालने के बाद। वो कराची फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं और साथ ही साथ वफाकी काबीना के जो अरकान हैं वो भी उनके हमरा इस दौरे में मौजूद हैं। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कराची के एक रोज़ा दौरे पर हैं और वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का कराची का ये पहला दौरा है। आपको बताएं कि शहबाज शरीफ ने अब से कुछ देर पहले मज़ार-ए-कायद पर हाज़िरी दी, फातह ख्वानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। और यहाँ पर एक ऐसा ख़ास मकाम मौजूद है कि जहाँ पर सभी मेहमान जाकर अपने तासुरात उस किताब में कलमबंद करते हैं। दौरे में आपको बताएं कि उनकी मुलाकातें शेड्यूल हैं और अब से कुछ लम्हे पहले गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध ने उनका यहाँ पर इस्तकबाल भी किया कराची में। आपको बताएं कि आज जो उनका एक रोज़ा दौरा है इसमें वज़ीर आज़म जो हैं वो सूबे सिंध की मजमूई सियासी सूरत हाल और इंतज़ामी उमूर के हवाले से तबादला ख्याल भी करेंगे। मज़ार-ए-कायद पर मौजूद जो लोग हैं उनकी तरफ से भी एक गैर रस्मी यूँ कह लीजिए कि मुलाकातों का सिलसिला जो है वो जारी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, और बड़े अच्छे अंदाज में वो वहाँ पर मौजूद लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। और ये बड़ा फाइन जेस्चर है किसी भी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि वो आवाम के अंदर अगर घुल मिल जाए तो बिल्कुल जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होता है वो किसी भी लीडरशिप के लिए, किसी भी ओहदे पर रहने वाली शख्सियत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब वो आप मुल्क के किसी प्राइम ओहदे पर मौजूद हो। और फिर बीइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ चूंकि जब वहां पर मौजूद हैं तो लोगों के साथ उनका जो ये एक बड़ा ही प्यार भरा जेस्चर है, ये जो रवैया है वो लायके तहसीन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त कराची में मौजूद हैं। न्यूज़ की स्क्रीन पर बराह रास्त मनाज़िर भी आप इस वक्त मुलाहिज़ा कर रहे हैं और मज़ार-ए-कायद पर कुछ देर कबल ही उन्होंने हाज़िरी भी दी है, फूल रखे हैं और फातह ख्वानी भी वहाँ पर की गई हैं। उसके बाद वहाँ पर मेहमानों की तरफ से जो अपने तासुरात हैं वो भी कलमबंद किए गए हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तु'तिल मुल्का मन तशा वतंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा वतुइज़्ज़ु मन तशा
तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। या अल्लाह, कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह की कामिल मग़फ़िरत फरमा और उनके दरजात को बुलंद फरमा और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। क़याम पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमत को अपनी बारगाह में शर्फ़े क़बूलियत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, हम सबको बाबा कौम हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह के नक्शे कदम पर चल के मुल्क पाकिस्तान की खिदमत की तौफ़ीक़ अता फरमा। पाकिस्तान को रहती दुनिया तक कायम व दायम फरमा। पाकिस्तान के नौजवानों के सलाहियतों को पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपनी बरगाह में कबूल फरमा। पाकिस्तान को या इलाहुल आलमीन तरक्की और इस्तिहकाम अता फरमा। आमीन। कराची के बराह रास्त मनाजिर हैं जहाँ वज़ीर आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ मज़ार कायद पर उन्होंने हाज़िरी दी है। शहबाज शरीफ ने मज़ार कायद पर फूल रखे और फातिह ख्वानी की है। इससे पहले जो मनाजिर थे वो हमने देखे कि वज़ीर आज़म के हमरा गवर्नर सिंध मौजूद थे, वज़ीर आला सिंध मौजूद थे और अभी हम देख रहे हैं कि आम आवाम उनके साथ मौजूद है और वज़ीर आज़म उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। अपना मनसब संभालने के बाद वज़ीर आज़म का ये पहला दौरा है उनका कराची का और एक अहम मुलाकातें भी उनकी स्केड्यूल हैं और वफाकी काबीना के जो अरकान हैं वो भी वज़ीर आज़म के हमरा ही मौजूद हैं। बराह रास्त मनाज़िर आप देख रहे हैं इस वक्त कराची से, जहाँ
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया गया गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की तरफ से। बिल्कुल, ये मनाजिर अभी बराह रास्त हम आपको आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मज़ार कायद पर ताहाल मौजूद हैं। इससे पहले उन्होंने फातिह ख्वानी की और फूलों की चादर चढ़ाई वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध के हमरा, और अब वो आम आवाम के हमरा यहाँ पर मौजूद हैं। और इस वक्त जो नौजवान वहाँ पर मौजूद हैं, जो शख्सियात, जो आम लोग वहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ गुफ्तगू करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो यूँ हमने फातिह ख्वानी का ये अमल 2 मरतबा होते हुए देखा, और इससे पहले भी हमने आपको अपडेट किया कि जो ही वो कराची पहुँचे तो वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आज़म गवर्नर सिंध के ने उनका पुरतपाक यहाँ पर इस्तकबाल किया। और जो आज कराची का एक रोज़ा दौरा है उसमें उनकी इन दोनों ही आम शख्सियात गवर्नर और सिंध से मुलाकातें जो हैं वो शेड्यूल हैं, जिसमें कराची की तामीर और तरक्की के हवाले से तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर इस वक्त कराची में मौजूद हैं। बराह रास्त मनाज़िर आप न्यूज़ स्क्रीन पर इस वक्त मुलाहिज़ा कर रहे हैं, जहाँ आम लोगों से वो गुफ्तगू करते हुए भी हमें दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले वफाकी और सूबाई वज़रा के साथ वो मज़ार कायद के अंदर आए, उन्होंने फूल रखे और फातिह ख्वानी की, जिसके बाद आम आवाम के साथ इस वक्त वो मौजूद हैं। और आज वज़ीर आज़म की सूबा सिंध की मजमूई सियासी सूरत हाल और इंतज़ामी उमूर के हवाले से भी मुलाकातें तय हैं और तबादला ख्याल किया जाएगा इन तमाम तर इशूज़ पर। हमारा अजीम सरमाया है, मुमलिकत पाकिस्तान के इंतज़ामी सरबराह की हैसियत से इल्म, हुनर और अमल के मैदान में आपके लिए रास्ते हमवार करना हमारी जिम्मेदारी है। और इन रास्तों के नशीब फराज को सर करना आपकी जिम्मेदारी है। इस अजीम मुमलिकत के नौजवानों ने हर दौर में अपने अज़्म व हौसले से कामयाबी की शानदार मिसालें कायम की हैं। मुझे नस्ल नौ से यही उम्मीद है कि वो कायदे आज़म के फरमान पर अमल करते हुए इत्तेहाद, नज़्म व ज़ब्त, यकीन महकम की अमली तस्वीर बनेंगे। पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल आपकी उम्मीदों और मेहनतों से रोशन तर और अजीम तर होने वाला है। हम सब आपकी कामयाबियों के लिए अल्लाह ताला के हुजूर दस्त बदुआ है। पाकिस्तान 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 जिंदाबाद के फलश शगाफ नारे और पाकिस्तानी परचम को जो है वो यहाँ पर लहराया गया। बिल्कुल, ये मनाजिर हमने देखे, बड़े ही खूबसूरत मनाजिर। और यूं कह लीजिए अनवार की एक हलफ यहाँ पे लिया गया है जो नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें मर्द भी शामिल हैं, ख़वातीन भी शामिल हैं, और इस अज़्म का अयादा किया गया है कि पाकिस्तान की तामीर तरक्की में हमारी जो यूथ है वो मिलकर किरदार अदा करने को तैयार है अपने सीनियर्स के हमरा। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चूँकि खुद इसका हल्फ ले रहे थे, तो डेफिनेटली एक जिसको कहते हैं कि इस यूथ के अंदर भी वो हमें एक अलग ही जज्बा देखने को नजर आया। बिल्कुल ऐसे ही है, और यकीनी तौर पर पाकिस्तानी यूथ का जो किरदार है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की तामीर तरक्की में, और यही वज़ीर आज़म उनसे हेल्प भी ले रहे थे। मनासिर आपने इस वक्त मुलाहिज़ा किए हैं, और मुख्तलिफ जामियात के जो तलबा थे उन्होंने वज़ीर आज़म से मज़ार कायद पर मुलाकात भी की है, और वज़ीर आज़म के हमरा उन्होंने मज़ार कायद पर हाज़री भी दी है, फूल भी रखे हैं, फातिह ख्वानी भी की है। जिसके बाद ये खूबसूरत मनासिर हमने देखे हैं जहाँ वज़ीर आज़म इन नौजवानों से हेल्प लेते हुए भी हमें दिखाई दे रहे हैं, और वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया है। अहम मुलाकातें उनकी आज तय हैं गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध दोनों के साथ ही, जहाँ पर सियासी सूरत हाल के हवाले से भी बात की जाएगी, इंतज़ामी उमूर के हवाले से भी तबादला ख्याल किया जाएगा। और कराची पहुँच से ही सबसे पहले वो मज़ार कायद पर ही गए हैं, वहाँ पर उन्होंने हाज़री दी है,
और मुख्तलिफ मनसूबों के हवाले से जो कराची के डेवलपमेंट है उस पर वज़ीर आज़म को आज ब्रीफिंग भी दी जाएगी और यकीनी तौर पर उम्मीद यही की जा रही है कि कराची के अवाम को भी अच्छा एक रिलीफ मिलेगा, अच्छे जो डेवलपमेंट के जो पैकेजेस हैं वो मिलेंगे और वज़ीर आज़म की तरफ से भी कुछ अनाउंसमेंट होना बाकी हैं। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।